नमस्कार। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप लोगों की लंबे समय से डिमांड थी कि हमें अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पढ़ाइए, तो अर्थव्यवस्था के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं, मुझे वो ध्यान में है। एक स्टूडेंट ने वर्ल्ड वार के बारे में कहा है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाइए, और एक स्टूडेंट ने संविधान संशोधन के बारे में भी कहा है। और लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा थी। ये सब्जेक्ट टेक्निकल है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं आप तक जो है सरल भाषा में सरल तरीके से आपको समझा दूँ। बाकी चीज़ें आप पढ़ने से एक बार पढ़ने से भी समझ सकते हो। ये जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था, ये मुख्य रूप से आईएएस और आरएएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसके कुछ टॉपिक्स जो है हर एग्जाम में सिंपली पूछे जाते हैं, तो हम आईएएस और आरएएस के हिसाब से इस अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है उनको हम पढ़ेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर परिचय में सबसे पहले हमें शब्द को जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी शब्द आया कहाँ से। अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, इसका बैकग्राउंड जाए तो, और वो आइकोनोमिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और नोमोस। आइकोस का मतलब होता है घरेलू और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि आइकोस मीन्स डोमेस्टिक और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। तो घरेलू प्रबंधन को आइकोनोमिया कहा गया। यानी कि प्राचीन यूनान में जो लोग घर में संसाधनों को प्रबंधित रूप से इस्तेमाल करते थे उनको आइकोनोमिया कहा गया। और यहां पर दुनिया में आज हम जो संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं समुचित रूप से, तो उसी से ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी शब्द आया है। अब हम इकोनॉमी की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है धन, और धन या हम कह सकते हैं संसाधन, जिनका हम इस्तेमाल अपने विकास के लिए, जन कल्याण के लिए करते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी धन और संसाधनों का जनहित में बेहतरीन इस्तेमाल कर लेना ही अर्थव्यवस्था है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देश के दुर्लभ संसाधनों का जनता के हित में बेहतर इस्तेमाल करना ही अर्थव्यवस्था है। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन, यहां पर अर्थ का मतलब है धन, और इसका विज्ञान है, यानी कि एक जिस प्रकार से साइंस में लॉजिक होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी लॉजिक और तर्क होते हैं। उसी के आधार पर इनके सिद्धांतों के अनुसार अगर हम काम करें तो दुर्लभ संसाधनों का बेहतरीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा रही। उसके बाद में अगर हम बात करें कि एक शब्द आपने सुना होगा अर्थशास्त्र, और एक शब्द है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं यानी कि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है, ये एक विषय है जिसमें सिद्धांत होते हैं विभिन्न प्रकार के। उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई लिखाई की जाती है। पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक अनुभव है अर्थव्यवस्था। जैसे मैं कहूं बैंकिंग, बीमा, मुद्रा, मांग, आपूर्ति या उपभोग, उत्पादन, निवेश या विनिमय, ये सारी चीजें, इनका व्यवहारिक ज्ञान जो है वो अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहां पर अर्थव्यवस्था जो है किसी एक क्षेत्र विशेष के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जैसे किसी गांव की अर्थव्यवस्था, किसी जिले की अर्थव्यवस्था, और किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था। आपने कई बार सुना होगा अभी कोरोना महामारी के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में। कभी आपने ये सुना है कि दुनिया का अर्थशास्त्र संकट में? अर्थशास्त्र संकट में नहीं है, अर्थव्यवस्था संकट में। यानी कि ये तो व्यवस्था हम देख रहे हैं, बस वही है जो प्रैक्टिकली हम इसको देख रहे हैं। व्यवहारिक ज्ञान जो है वो व्यवस्था होती है। तो जब अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस देश या उस क्षेत्र का नाम उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तब वो नाम जो है वो कंप्लीट होता है। या चीनी अर्थव्यवस्था, या अमेरिकन अर्थव्यवस्था, या एक राज्य की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तब ये नाम पूरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में ये अंतर है। तो यहां पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये इस प्रकार के शब्द जो है यहाँ काफी प्रचलन में आते हैं। अच्छा, उत्पादन के बारे में, उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन,
यह इस प्रकार के शब्दों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। टेक्निकल शब्द है लेकिन उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। यह उत्पादन जो है, उत्पादन का मतलब होता है कि आगत को निर्गत में बदलकर उसकी वस्तु की उपयोगिता बढ़ा देना ही उत्पादन कहलाता है। यानी कि इनपुट को आउटपुट में बदलते हुए किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ाना ही उत्पादन कहलाता है। यह तो है टेक्निकल भाषा। अब इसको सरल रूप में हम समझें तो मैं कहूं कि कपास से कपड़ा बना देना ही उत्पादन है। मैं आपको कहूं ये लो कपास यूज कर लो, तो आपका कोई काम का नहीं हो कपास, लेकिन मैं आपको उसकी एक वस्तु बनाकर दूं, कपास का एक कपड़ा बनाकर दूं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ ये है, तो उसे कहते हैं उत्पादन। जैसे गन्ने से चीनी बना लेना ही उत्पादन है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ा देना ही उत्पादन या प्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें जैसे एक शब्द आया था उपभोग, कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन किसी वस्तु की उपयोगिता में कमी लाना ही कंजप्शन कहलाता है। देखो दोबारा सुनना, किसी वस्तु की उपयोगिता में कमी लाना ही उपभोग या कंजप्शन कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि चीनी का उत्पादन हुआ और अब उसका उपभोग कैसे होगा? हमने उसको 1 महीने के अंदर खाकर खत्म कर दिया तो उसका उपभोग हो गया। मैंने कहा कपड़ा, ये लो शर्ट, जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखा है, ये शर्ट पहन रखा है और कुछ महीनों के बाद में या कुछ सालों के बाद में ये बिल्कुल फट जाएगा, तो मैंने इसका क्या कर लिया? उपभोग कर लिया, कंजप्शन हो गया। तो इस प्रकार से चीज़ों का कंजप्शन होने के बाद में उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है, उसको हम फेंक देते हैं। उसे कहते हैं पूरी तरह से उपभोग कर लेना। गाँव में आपने देखा होगा, गाँव में लोग बहुत अच्छे से उपभोग करते हैं। बनियान जो होती है, बनियान जब तक जो है उसके चीथड़े नहीं गिर जाए तब तक वो छोड़ते नहीं है, उसके सुराख हो जाते हैं। यानी कि वो करते हैं 100% उपभोग। तो इस प्रकार से वस्तुओं की गुणवत्ता में, उसकी वैल्यू में कमी कर देना ही इस्तेमाल करके उसका जो है उपभोग कहलाता है। अब जैसे मैं ये पेन है, इस पेन का इस्तेमाल करूंगा मैं 10 दिन 20 दिन नोट्स बनाऊंगा, लिखूंगा और ये एक दिन ये जो है ये लिखना बंद कर देगा, तो लिखना बंद करते इसकी वैल्यू समाप्त हो गई, यानी कि उपयोगिता थी वो समाप्त हो गई। तो मैंने इसका क्या किया? कंजप्शन कर लिया। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता में कमी करना ही कंजप्शन या उपभोग कहलाता है। ऐसे आपको समझना है। उसके बाद में आपने निवेश, जैसे इन्वेस्टमेंट, लाभ प्राप्ति करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु खर्च करना निवेश कहलाता है। लाभ प्राप्ति के लिए वस्तु उत्पादन हेतु खर्च करना निवेश कहलाता है। जैसे कार बनाने का कारखाना लगाना, लाभ प्राप्ति के लिए कारें बनाएंगे, बाइक बनाएंगे, चीनी की फैक्ट्री लगाएंगे, कपड़े की फैक्ट्री लगाएंगे। इस प्रकार से ये होते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में आता है विनिमय। एक शब्द जैसे मैंने अभी इस्तेमाल किया था, विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, खरीदना बेचना विनिमय कहलाता है। अर्थव्यवस्था में ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादन, उपभोग या विनिमय या निवेश, ये शब्द बार बार आएंगे, तो इन शब्दों का अर्थ हम साथ साथ ही समझते जाएंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं यहां अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 1723 में स्कॉटलैंड में जन्मे एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी, राष्ट्रों की संपदा, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस। राष्ट्रों की संपदा में उन्होंने कहा कि दुनिया में जो धन है वो पूंजीपतियों के पास में होने के कारण एक प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता के कारण सस्ते उत्पाद जनता को प्राप्त होते हैं और गुणवत्ता के साथ में प्राप्त होते हैं, और बहुमूल्य जो वस्तुएं होती है, कीमती वस्तुएं होती है, उनका और बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक कहलाए। तो एडम स्मिथ ने इस पूरी व्यवस्था में अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम कहते हैं मांग और आपूर्ति। आगे हम जब मुद्रास्फीति वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आएगी, तो मांग आपूर्ति वगैरह के बारे में हम सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो एडम स्मिथ यहां पर अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। इनके लगभग 100 साल के बाद एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जर्मनी में 1818 में, और उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। जी हां, कार्ल मार्क्स ने यह पूंजीवादी व्यवस्था का, यानी कि एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट का विरोध करते हुए कहा
कि पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को पैदा करती है, यानी कि वर्ग संघर्ष ज्यादा होता है, गरीब और अमीर के बीच में संघर्ष होता है और पूंजीपतियों के पास धन इकट्ठा रहता है। तो इन्होंने कड़ी आलोचना की, बोला पूंजीवाद जो है ये सबसे बड़ी समस्या है, समस्या जड़ी पूंजीवाद है, पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहिए और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यानी कि कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल। इस दास कैपिटल में उन्होंने वर्ग संघर्ष को समाप्त करने पर बल दिया, बोला कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें संसाधनों के ऊपर सब लोगों का समान अधिकार हो। ये एक आदर्शवादी विचारधारा है कि ऐसा, हालांकि कई देशों ने प्रयास किया है, रशिया ने प्रयास किया, चाइना ने प्रयास किया है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई है। कि अगर हम कहें कि संसाधनों पर सबका समान जो है अधिकार हो, तो ऐसी परिस्थितियों में जो लोग बेहतरीन कर पाते हैं बौद्धिक संपदा या बेहतरीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये एक आदर्शवाद है, आने वाले टाइम में कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐसा हो जाएगा, पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा हालांकि पूंजीवाद की कुछ दोष भी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद के कारण बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। इस पूंजीवाद के कारण अर्थव्यवस्था कई बार संकट में भी पड़ जाती है और पूंजीवाद के कारण बड़े बड़े रिसर्च भी होते हैं, नई नई चीज़ें हमें मिलती है, जैसे स्मार्टफोन है, एरोप्लेन वगैरह है, इंटरनेट है, ये नए रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े लोग रिसर्च करके उत्पाद बनाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, ये पूंजीवाद का ही परिणाम है। लेकिन उसमें गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मार इसकी बढ़ती है। तो इसका हम आगे अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हम क्लासीफाई करेंगे तो आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि पूंजीवाद के लाभ क्या है और समाजवाद के लाभ क्या है। तो ये थे कार्ल मार्क्स जिन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया और उसके गुण भी उन्होंने काफी बड़े स्तर पर बताए। यहां पर एक शब्द आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस अंतर यह है कि माइक्रो छोटे लेवल पर अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देता है हमें। छोटे लेवल पर जैसे प्रति व्यक्ति आय के बारे में हो गया, मुद्रास्फीति के बारे में हो गया, ये छोटे छोटी जो जानकारी है वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था और यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। समष्टि अर्थव्यवस्था जो होती है मैक्रो इकोनॉमी, उसके अंतर्गत हम बड़े लेवल पर चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे मंदी, दुनिया में मंदी या दुनिया में बेरोजगारी या राष्ट्रीय आय, इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं बड़े बड़े, वो समष्टि अर्थव्यवस्था या मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं। तो ये थोड़ा सा अर्थ शास्त्र में माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस था। तो यहां पर हमने आज अर्थव्यवस्था का एक परिचय पढ़ा है, लेकिन परिचय पूरा नहीं हुआ है, आगे हम इसको और चलाएंगे, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो बड़े लेवल की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको अर्थव्यवस्था बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट लगता है और समझना इसको बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण एग्जाम्पल देकर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कर दूंगा और अर्थव्यवस्था को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। पूरी अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरी हम तब करेंगे जब आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट मिलेगा, आपके व्यूज इसमें ज़्यादा आएंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको मैं बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को समझा पाऊंगा और लंबे समय तक इसको हम ले चलेंगे। तो आप यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाएं और इसी प्रकार से आपको सपोर्ट मिलेगा, तभी मैं आपको जो है इस प्रकार से अगला वीडियो, इसका अगला पार्ट में देता रहूँगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों के ये काम की चीज़ें हैं और आप लोग इनका इस्तेमाल कर पा रहे हो। हालांकि ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में आओगे तब भी मिल सकती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आप इसका फ़ायदा उठाएं और सपोर्ट आपका फुल रहा तो मैं पूरी अर्थव्यवस्था को इसमें पूरे लेक्चर में इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। चलिए, तो आज इतना ही अर्थव्यवस्था के परिचय में। परिचय का अगला पार्ट हम कल 11 बजे लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।